हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के क्वेश्चंस की हमने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो बना दी है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे हम क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो बाकी लोगों की तरह नहीं होती कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया। नहीं, हम लोग कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक बारी सुन लीजिए। देखिए, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं भाई ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया है, मतलब चैप्टर में किस टॉपिक से पूछा गया है। फिर हम उस पूरे टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं। मैं अच्छे से आपको पूरा टॉपिक समझाती हूँ और फिर हम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। उससे आपकी क्या चीज़ होती है, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो ही रहे हैं, साथ में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है। तो यार मैंने ना काफ़ी सारे कंसेप्ट पिछली वीडियो में बता दिए थे आपको, तो अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि जैसे कि मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस चैप्टर के हैं वो समझाए थे। मैंने यूरिन फॉर्मेशन समझा दिया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हमने कर लिया था, और बहुत सारी चीज़ें करी थी हमने। मैंने बताया था भाई 3 तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कौन कौन से। अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन देखे थे कि भाई प्रोटोनेफ्रीडिया किस में मिल रहा था, नेफ्रीडिया किस में मिल रहे थे, हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल किस में मिल रहे थे। मतलब हमने काफ़ी सारे अपने टॉपिक्स रिवाइज़ कर लिए थे। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था भाई ये जो टॉपिक है ये आपको एनसीईआरटी में कहाँ पे मिलने वाला है और कैसे पढ़ना है। तो इसलिए प्लीज़ वो वाली वीडियो पहले देख लो, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। क्योंकि यार मैंने जो टॉपिक्स उस वीडियो में समझाए हैं वो मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में, है ना। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देख लो पहले। और अब हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन एंड आर इंडिकेटिव ऑफ। देखो यार, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा डिसऑर्डर से पूछा गया है। आपको एनसीईआरटी में ये जो मतलब पूछा गया है ना क्वेश्चन, एनसीईआरटी में जब आप लास्ट में देखोगे, मतलब जब ये चैप्टर खोलोगे तो जो समरी वाला पेज आता है ना, समरी वाले पेज के अपोजिट, समरी वाले पेज के जो साथ में पेज है, वहाँ पे आपको लास्ट में एक टॉपिक मिलता है डिसऑर्डर्स वाला। मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये डिसऑर्डर्स वाला। तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। मैं ना आपको अब ऐसा नहीं कि मैं बस ये डिसऑर्डर के बारे में समझा दूँगी कि भाई ये क्वेश्चन इस डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है तो बस इतना नहीं। डिसऑर्डर से क्वेश्चन है और भाई डिसऑर्डर से फिर किसी और डिसऑर्डर से भी आ सकता है। तो मैं आपको सारी डिसऑर्डर से एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ, उसके बाद में हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई अपनी डिसऑर्डर्स कौन कौन सी होती हैं। इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी डिसऑर्डर्स पढ़नी है। रुको, देखो यार, ये जो चैप्टर है हमें पता है भाई, हमने रिवाइज़ भी किया, मैंने आपको इस चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ाया है। देखो, मैंने आपको बताया था भाई हम इस चैप्टर में बात करते हैं भाई कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, और यूरिन के बारे में बेसिकली हम बात करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमें ना कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, यूरिन से रिलेटेड हैं, कुछ किडनी से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। देखो यार, डिसऑर्डर का मतलब तो पता है ना, बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में आपने एक नाम सुना होगा, डायबिटीज़, या फिर जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि इस पर्सन को शुगर है, डायबिटीज़ है। तो उसका मतलब क्या होता है। देखो यार, हमारे पास में ना डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, वैसे तो डायबिटीज़ के ना काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अगर कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन वो जब नीट में अगर हो आपका सिलेक्शन, टचवुड, ठीक है। तो और उसके बाद में जब आप एमबीएस करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं क्या होता है, कैसे कैसे केसेस। आई एम ऑल्सो परस्यूइंग एमबीबीएस, आई एम अ 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ एमबीएस। एंड तो यार मैं बता रही हूँ आपको कि डायबिटीज़ के वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यार हम लोग यहाँ पे एक डायबिटीज़ के बारे में आपको मेंशन किया गया है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, वो है डायबिटीज़। भाई देखो, स्पेलिंग पे मत जाना कि यार स्पेलिंग या राइटिंग पे, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। देखो भाई, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है यार, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं।
जो हमारा यूरिन होता है ना, यूरिन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाया भाई यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। तो हम कहते हैं यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज आने लग जाता है, देखो भाई हमारा जो यूरिन होता है, अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग जाता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है। जब हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग जाता है तो हम उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है। फिर वहीं पे यार एक और कंडीशन होती है जहाँ पे यूरिन के अंदर ना कीटोन बॉडीज़ आने लग जाती हैं। अब भाई ये कीटोन क्या होता है, देखो ये कीटोन जो होता है ना यार, वैसे तो केमिस्ट्री की टर्म है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अभी, अगर आप अभी 11th में हो तो 12th में जाके आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर आता है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो वहाँ पे आप पढ़ते हो इस बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कीटोन क्या होता है। तो देखो यार जब हमारे यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ आने लग जाती हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कीटोन यूरिया। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, अगर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो हम उस सिचुएशन को बोल देते हैं ग्लाइकोज यूरिया, अगर कीटोन आ रहा है तो हम कह देते हैं कीटोन यूरिया, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। और ये जब दोनों कंडीशंस को हम समझ करके देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अब देखो भाई आपको क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, आपको डायबिटीज़ मेलाइटस भी दे देगा और साथ में एक और तरह की डायबिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, हमें ये तो याद रह जाता है कि डायबिटीज़ है, लेकिन हमें याद रखना है भाई ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। अब देखो भाई आपने ना एक चीज़ सुनी होगी, अन्ना हज़ारे के बारे में सब जानते होंगे थोड़ा बहुत तो। देखो जो अन्ना हज़ारे थे लाइक उन्होंने भाई भूख हड़ताल वगैरह की थी, ठीक है। और तो उसके बाद में एक टाइम आ गया था जब उनको ना डॉक्टर्स आए थे चेक करने, और डॉक्टर्स जो थे वो कोई ऐसे बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें नहीं लेके आए थे अपने साथ में, डॉक्टर्स आए थे, ठीक है, ऐसी, और उन्होंने फिर कहा था भाई इनको अभी के अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अन्ना हज़ारे के लिए बोला था कि भाई वो काफ़ी टाइम से भूख हड़ताल कर पे थे, मतलब काफ़ी टाइम से कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो फिर डॉक्टर्स ने आगे कहा था भाई देखो इनको अभी के अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा वरना इनकी डेथ हो जाएगी। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्हें ना ये हो गई थी कंडीशन कीटोन यूरिया वाली, कि उनकी जो बॉडी के अंदर कीटोन, उनकी जो बॉडी में यूरिन था उसमें कीटोन बॉडीज़ आ रही थी, और ये काफ़ी हार्मफुल कंडीशन होती है, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताई है मैंने ये, ताकि चीज़ याद हो जाए, ठीक है। हमें फर्स्ट डिसऑर्डर क्लियर है, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब देखो भाई एक और बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। यार आपने सुना होगा पथरी एक नाम की कोई डिसीज़, मतलब बीमारी सी होती है, कहते हैं कि पथरी हो गई। तो वो क्या होता है पथरी, मतलब कोई ऐसे होता है कि आपने लाइक ये सोचा हो कि हमने दाल वगैरह के अंदर या चावल के अंदर पत्थर आ गया वो खा लिया तो पथरी हो गई, ऐसे नहीं होता यार। हमारी बॉडी के अंदर जब रीनल कैल्कुलाई डिसीज़ होती है तो इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमारे ना कुछ सॉल्ट्स के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, और उन क्रिस्टल्स को हम कहते हैं कि भाई पथरी हो गई है। क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी बाकी चीज़ों के क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कह देते हैं रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। फिर हमारे पास में कुछ और भी डिसऑर्डर्स आती है, जैसे कि आपके पास में एक डिसीज़ आती है, डिसऑर्डर कह सकते हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। देखो भाई इसके अंदर क्या हो जाता है, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इस चीज़ को याद रखना हमेशा, जहाँ पे भी बायो के अंदर आइटिस वर्ड आ जाता है ना लास्ट में, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जहाँ पे भी आइटिस वर्ड आता है ना वहाँ पे मोस्टली ये देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। मैंने अभी तक आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं डिटेल में भी, तो मैंने जैसे कि वही रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर पढ़ाया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पे मैंने बताया था अगर टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको क्या बोलते थे, टॉन्सिलाइटिस,
ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पे हमने ये चीज़ें देखी हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ यार, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अगर हम इन्हें याद रखेंगे तो ये नहीं होता कि सिर्फ इस चैप्टर में काम आएंगी। ये जो मैं बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ ये आपको पूरी बायो में काम आते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक समझ में आया। अब देखो भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर मैंने बताया इन्फ्लेमेशन तो होगी, लेकिन किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन होगी, यहाँ पे हो जाती है इन्फ्लेमेशन ग्लोमेरुलाई किडनी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये थे अपने कुछ डिसऑर्डर्स जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, इनको हमें याद करना है और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब चाहे आप स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास में ये डिसऑर्डर्स थी, डायबिटीज़ मेलाइटस, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने समझ लिया कि क्या होता है किस डिसऑर्डर के अंदर। देखो भाई क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अगर ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ आने लग जाए हमारे यूरिन के अंदर तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं। मैंने अभी अभी बताया जब ग्लूकोज आने लग जाता है हमारी यूरिन के अंदर, इसको इस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, और जब कीटोन आता है तो उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ढूंढते हैं भाई अपने ऑप्शन में, यहाँ पे कह रहा है रीनल कैल्कुलाई। नहीं भाई, रीनल कैल्कुलाई के अंदर क्या होता था, रीनल कैल्कुलाई के अंदर तो पथरी वाला केस था, स्टोन्स बनने लग जाते थे, तो ये इसका नहीं है करेक्ट आंसर। यहाँ पे कह रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, हाँ इसका करेक्ट आंसर यही होगा डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है भाई डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ही हमारे पास में यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग जाता है और यूरिन के अंदर कीटोन आने लग जाती हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अब हमसे बोल रहा है इन अ हेल्दी ह्यूमन अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे। देखो यार ये चीज़ मैंने आपको कल ही पढ़ा दी थी, जब मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन समझाया था तो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स थे ये क्लियर करवाए थे कि भाई देखो हमारे पास में एक दिन के अंदर 25 से 30 ग्राम यूरिया बनता है, मतलब कह सकते हैं यूरिन, एक दिन के अंदर 25 से 30 ग्राम यूरिन बनता है, ठीक है। और इसी को ही हम कह सकते हैं कि भाई 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर एक दिन में, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं भाई अपना ऑप्शन, इसका आंसर क्या है 25 से 30 ग्राम। अब देखते हैं भाई यहाँ पे कह रहा है 50 से 60 ग्राम, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे कह रहा है 25 से 30 मिलीग्राम। अब देखो भाई यूनिट्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है, भावनाओं में नहीं बहना। 25 से 30 देख के यहाँ पे आगे एक वर्ड मतलब यूनिट लिखी हुई है मिलीग्राम, तो यार हमारे पास में कितना यूरिन बनता है 25 से 30 ग्राम, यहाँ पे बोल रहा है मिलीग्राम, तो ये आंसर गलत है। यहाँ पे बोल रहा है 25 से 30 ग्राम, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वैल्यू है वो भी ठीक है और जो हमारी यूनिट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव्ड बाय आवर लंग्स पर मिनट। यार ये भी ना अपना लास्ट पेज से क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट पेज आता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो हमें पता है भाई किडनी वगैरह तो हेल्प कर ही रही है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। मैंने कल आपको पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है, पूरा अच्छा डिटेल में। तो देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं भाई, देखो किडनी वगैरह तो रोल प्ले कर ही रही है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, लेकिन साथ में ना कुछ और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा काम करते हैं एक्सक्रीशन में। अब भाई हमें पता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में यूरिन तो बनता ही है, लेकिन यार यूरिन के साथ में ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसे ही एक्सक्रीट होती रहती हैं, जैसे कि यार अब CO2 है, हमने क्या कहा था भाई एक्सक्रीशन, हमने किसे बोला था, हमने कहा था एक्सक्रीशन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर जा रहा था, ये पढ़ा था कि एक्सक्रीशन के अंदर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था वो बॉडी से बाहर जा रहा था। अब वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन होता है, ये बात ठीक है, लेकिन यार कुछ और चीज़ें भी तो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हम उसे छोड़ते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के किसी काम की नहीं है। वहीं पे ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी को चाहिए होती है ना, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है, वेस्ट है। तो भाई उसके मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है तो वो भी एक्सक्रीशन कहलाएगा, ठीक है। अब हमें एनसीईआरटी में ना ये गिवन है कि भाई देखो हमारा जो मतलब लंग्स होते हैं वो 1 मिनट के अंदर 200 ml CO2 को एक्सक्रीट करते हैं। तो यही डेटा से क्वेश्चन पूछा गया है
कि 1 मिनट के अंदर लंग्स कितनी CO2 को एक्सक्रीट करते हैं। तो इसका आंसर होता है 200 ml। देखो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 200 ml, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रास मैकेनिज्म से। रास से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको एक चीज़ समझाते हैं। देखो कल मैंने आपको ADH के बारे में समझा दिया था। अब मैं ना आपको यार देखो मैं ये पूरा टॉपिक एक साथ ही समझा देती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको अगर आप NCERT पढ़ोगे अब जाके तो देखना आपको एक टॉपिक देखने के लिए मिलेगी, एक हेडिंग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन हाँ उस टॉपिक से पूछा गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का, रास मैकेनिज्म। वैसे ना हमें देखो वो जो रेगुलेशन की बात है इसमें हमें 3 प्रोसेस पढ़ने होते हैं, 3 मैकेनिज़म्स। वो मैं आपको फटाफट से अच्छे से समझा देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ पे। ठीक है, तो चलो भाई पढ़ते हैं अपनी इस चीज़ को। देखो यार हमें ना यहाँ पे 3 तरह के मैकेनिज़म्स पढ़ने होते हैं जो रेगुलेशन के लिए। सबसे पहले तो आप समझो भाई रेगुलेशन करा किस लिए रहे हैं, क्या करा रहे हैं। देखो भैया हमारे पास में ना 2 सिचुएशंस होती है, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है। देखो यार हमारे पास में 2 सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि भाई हम बढ़िया से खूब पानी पी रहे हैं। ठीक है, जितनी पानी की ज़रूरत है हमारी बॉडी को हम उतना पानी पी रहे हैं। अब ज़रा कॉमन सेंस लगाओ, अगर है तो, वैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी जितना है उसे यूज़ करो। देखो अगर आप अच्छा खासा पानी पी रहे हो, अच्छे खासे अमाउंट में पानी पी रहे हो, तो भाई जितना पानी पी रहे हो उतना ज़्यादा ही यूरिन आएगा। कभी देखना ये चीज़ करके, एक दिन अच्छे से पूरा मतलब लाइक अराउंड 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना एक दिन, और फिर देखना कि आपको मतलब अपने ना ऑब्ज़र्व करना इस चीज़ को कि आप कितनी देर में यूरिन पास आउट कर रहे हो, कितनी बार जा रहे हो। ठीक है, और वहीं पे देखना एक दिन बहुत कम पानी पीना, लाइक आधे लीटर 1 लीटर। वैसे तो हमें इतना कम नहीं पीना चाहिए, बट एक दिन पी के देखना आधे 1 लीटर पानी। फिर देखना कि आप बहुत भी मतलब लाइक कम बार यूरिन पास आउट करने जाओगे। तो भाई ऐसा क्यों होता है, हमारी बॉडी को पता है यार। देखो आप सोचो हमारी बॉडी कितने अच्छे से काम करती है, हमारी बॉडी को सब कुछ समझ में आता है। जिस दिन हमने ज़्यादा पानी पिया उस दिन हमें ज़्यादा यूरिन आएगा, जिस दिन हमने कम पानी पिया उस दिन हमें यूरिन भी कम आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई ये चीज़ कैसे होती है। अब मान लो भाई किसी दिन आपने व्रत रखा है या रोज़ा है आपका, तो उस दिन क्या होगा कि आप नहीं पी पाओगे पानी, है ना, और पानी नहीं पियोगे तो भाई यूरिन भी नहीं जा पाओगे, पास आउट कर पाओगे इतना। तो ये जो हमारी बॉडी है ना यार, ये सब कुछ सेंस करती है और फिर उस हिसाब से काम करती है। बस हमें यही पढ़ना है भाई किस सिचुएशन में हमारी बॉडी कैसे काम करती है। देखो अब ज़रा दिमाग लगाओ, हमारे पास में सबसे पहले आप कॉमन सेंस वाली चीज़ें समझो। मैं कह रही हूँ यार एक दिन है जब आपने पानी कम पिया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पानी अगर आपने कम पिया है तो यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम होगा। देखो सबसे पहले तो हमारे पास में फर्स्ट मैकेनिज़्म आता है ADH। इस ADH की फुल फॉर्म क्या होती है, ये ADH अपना बेसिकली हार्मोन होता है। इस हार्मोन की फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखो ये इस हार्मोन की फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डाययूरेटिक। यार डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है कि आप बार बार यूरिन जा रहे हो, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा यूरिन आना। ठीक है, और मतलब ये बहुत ज़्यादा यूरिन आना, ये तो मैंने आपको समझाया है कि मतलब डाइल्यूट यूरिन आना, डाइल्यूट यूरिन आना। ठीक है, डाययूरेटिक का मतलब है डाइल्यूट यूरिन आना। अब भाई डाइल्यूट यूरिन से मतलब क्या है, देखो डाइल्यूट वर्ड जहाँ पे भी आता है ना उसका मतलब होता है कि पानी ज़्यादा है। ठीक है, हम कह रहे हैं भाई देखो डाययूरेटिक का मतलब है कि डाइल्यूट यूरिन आ रहा है, यानी कि जो हमारा यूरिन है उसके अंदर पानी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे यार एक वर्ड लिखा हुआ है एंटी, यानी कि ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, ये क्या काम करेगा कि हमारे यूरिन के अंदर ना कम से कम पानी जाए। समझ रहे हो आप, ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा कि भाई देखो यूरिन पास आउट करना है, लेकिन ये क्या करेगा कि बहुत थोड़ा सा यूरिन बनेगा। ठीक है, आप ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, बहुत ही थोड़ा सा यूरिन बनेगा।
ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि बहुत थोड़ा यूरिन कैसे बनाता है, देखो जो हमारा नॉर्मल यूरिन बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल डेज पे बन रहा है, ठीक है, वहीं पे जब आप रोज़ा रख रहे हो या व्रत रख रहे हो उस दिन आपको बहुत ही जो यूरिन होगा वो स्मॉल अमाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये करता क्या है यार, बेसिकली ना ये जो हार्मोन होता है ये जो हमारा यूरिन बनता है नॉर्मल बेसिस पे, उस यूरिन के अंदर से ना पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब भाई रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है ये मैंने कल आपको समझा दिया है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि कल वाली वीडियो पहले देखना। तो देखो यार हम क्या कह रहे हैं, ये हार्मोन क्या कर रहा है भाई, हमारा नॉर्मल यूरिन बन रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल डेज पे बनता है, लेकिन यूरिन तो वैसे ही बनेगा, लेकिन ये क्या करेगा यार, ये ना कहेगा भाई देखो सुनो, आज हमारी बॉडी ने कम पानी पिया है, तो हम अपनी बॉडी से पानी जो बाहर निकालेंगे हम वो भी कम ही निकालेंगे। हमारी बॉडी ने आज कम पानी पिया है तो हम बाहर भी कम निकालेंगे। तो ये क्या करता है, यूरिन के अंदर से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। बस यही है यार, इसी को आपने ये समझ लिया तो समझो पूरा मैकेनिज़्म आ गया। देखो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये हार्मोन ना एक और काम करता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब भाई इसका मतलब क्या है, देखो यार कॉन्स्ट्रिक्टर इसका मतलब क्या होता है, देखो यार कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब आप समझ रही हो, किसी चीज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो ये क्या करता है यार, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये, हमने पढ़ा था कल जब मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि हमारे पास में ना एफरेंट आर्ट्रियोल्स होती थी। तो ये क्या करता था, जैसे अगर शुरू में एफरेंट आर्ट्रियोल इतनी मोटी है ना, तो ये क्या कर देता था, बाद में ये उसका साइज़ यहाँ तक ले आता था, मतलब इतना कर देता था। तो ये इसको जो हमारी आर्ट्रियोल है उसका साइज़ कम कर देता था, ठीक है। इसने उसको दिख रहा है आपको, उसने मतलब पहले हमारी आर्ट्रियोल इतनी थी, उसका मतलब साइज़ इतना था, इसने क्या किया, इस हार्मोन ने उसका साइज़ इतना कर दिया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ऐसे है कोई, ठीक है, ये हमारे पास में इतनी बड़ी ब्लड वेसल दी, इसके अंदर ब्लड आराम से जा रहा है, ये नॉर्मल केसेस में इतनी बड़ी है, इसके अंदर ब्लड आराम से घूम रहा है। वहीं पे अगर मैं इसको इतना कर दूं तो अब ब्लड के अंदर प्रेशर नहीं बिल्ट होएगा। चलो यार अगर आपको ये चीज़ समझनी है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ। मान लो कि आपके घर के पास में कोई रोड है, ठीक है, लाइक ये इतना बड़ा रोड है, ठीक है, जहाँ से आप डेली जाते हो, ठीक है, मान लो आप स्कूल जा रहे हो तो आप डेली इस रोड से स्कूल जाते हो, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, डेली गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती हैं। वहीं पे यार अगले दिन अब भाई मान लो कि बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई रात के टाइम में, तो क्या हुआ यहाँ पे ना कुछ पेड़ वेड़ गिर गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रास्ता था नॉर्मल डेज़ पे ये इतना बड़ा रास्ता है, ठीक है, इतना बड़ा रोड है, अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई और इतना रास्ते में अपने पेड़ वेड़ गिर गए या कुछ भी हो गया, इतना रास्ता अपना ख़राब हो गया, ठीक है, टूट गया या कुछ भी हुआ, तो अब क्या होगा, पहले ये रोड इतना बड़ा था तो आराम से इसमें से जो इतना भी मतलब ट्रैफिक था वो जा रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब रोड जो हो गया वो इतना हो गया। अब एक बात बताओ, पहले इतने बड़े रोड में गाड़ियाँ जा रही थी, अब रोड जब इतना हो गया तो जाम नहीं लगेगा भाई, प्रेशर नहीं बिल्ट होएगा कि भाई पहले अगर कोई चीज़ इतने बड़ी रोड पे से जा रही है तो आराम से जा रही है, वहीं पे रोड अगर इतना हो गया तो भाई अब प्रेशर बिल्ट होएगा, लोगों के बीच में लोगों का भी प्रेशर होएगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे होगा ट्रैफिक सा लग जाएगा। तो वहीं पे क्या चीज़ होती है यार, यही चीज़ें यहाँ पे होती है कि भाई पहले जो अपनी एफरेंट आर्ट्रियोल थी उसका साइज़ इतना था, इस हार्मोन ने उसका साइज़ इतना कर दिया, यानी कि यहाँ पे इसने प्रेशर बिल्ड कर दिया, ब्लड प्रेशर हाई कर दिया इसने, ठीक है, समझ में आ गया। अब बस इस चीज़ को ही ना मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाती हूँ। मैंने वैसे आपको सब समझा दिया, बस फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझते हैं। देखो यार होता क्या है, सबसे पहले तो जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम था, बीवी में ब्लड वॉल्यूम को लिख रही हूँ, स्टार्टिंग में क्या था, अपना ब्लड वॉल्यूम कम था, ठीक है, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम था तब हमारा ब्लड प्रेशर भी कम था, ठीक है। फिर अब क्या हुआ यार, हमारी बॉडी में कुछ यार ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, जो ये सब जिनका काम यही होता है कि भाई देखना कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में ऑस्मो रिसेप्टर्स ने कहा भाई देखो आज बॉडी ने कम पानी पिया है तो हमें बॉडी से निकालना भी कम ही है पानी को, ठीक है। तो ऑस्मो रिसेप्टर गए CNS के पास में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, उन्होंने कहा भाई देखो आज बॉडी ने कम पानी पिया है, बताओ क्या करना है। तो CNS ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, ADH हार्मोन को रिलीज़ करवा देते हैं। तो अब क्या हो गया, ADH जो अपना
था वो रिलीज़ हो गया, ठीक है, ADH रिलीज़ हो गया। अब जब ADH रिलीज़ हो गया तो ये क्या करवाएगा, ये सबसे मेन काम करवाएगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवा देगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम कह रहे हैं भाई देखो नॉर्मल डेज में क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं आपको PCT बना के दिखाती हूँ, बहुत ही बुरी PCT बनते हुए। ये अपने पास में PCT कह रही हूँ, नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था हमारा। हमें पता है कि भाई देखो यहाँ पे और यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है चीज़ों का, थोड़ा थोड़ा लूप ऑफ हेले में भी होता है, ये कल मैंने पढ़ा दिया था। हम कह रहे हैं नॉर्मल डेज पे यूरिन बन रहा है, ये अपना यूरिन बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, आज बॉडी ने कम पानी पिया है, यहाँ से यूरिन बन जाएगा, फिर ये मतलब यहाँ से पूरा यूरिन बन जाएगा, फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यार हमें क्या करना है, अब हमें आज हमारी बॉडी ने कम पानी पिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब हम पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो यूरिन के अंदर पानी कम जाएगा और हमारी बॉडी से भी पानी कम निकलेगा, ठीक है। यही तो हमें करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा ये। तो ये होता है अपना ADH के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं पूछती हूँ ADH कब काम करता है, जब पानी कम होता है या जब पानी ज़्यादा होता है, तो भाई यही तो कहानी बताई, जब पानी कम होता है हमारी बॉडी के अंदर या फिर जब हम कम पानी पीते हैं तब ये काम करता है, ठीक है। अब वहीं पे हमारे पास में ना एक और मैकेनिज़्म आता है जिसका नाम होता है रास। रास का मतलब क्या है यार, देखो रास की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है यार। देखो यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे ये भी कब काम करता है, जब हमारी बॉडी ने कम पानी पिया है, ठीक है। जब हम लोग कम पानी पीते हैं ये भी तभी काम करता है यार। ये क्या करता है, देखो हमारे पास में ना एक हार्मोन होता है रेनिन, और ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे सिंगल एन आ रहा है। एक और रेनिन के बारे में पढ़ा था हमने जहाँ पे डबल एन आ रहा था, और वो रेनिन के बारे में हम पढ़ रहे थे डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने काफ़ी बार बताई है यार ये बात, अब हो गई ही नहीं आप कंफ्यूज इस चीज़ में, ठीक है। देखो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सिंगल एन वाला रेनिन है, तो ये क्या होता है यार, ये अपना क्या करता है, देखो हमारे पास में क्या कंडीशन है, हमारी बॉडी ने कम पानी पिया है, बेसिकली हमें क्या करना है, पानी को रीएब्सॉर्ब करवाना है। अब वो कैसे करवाएंगे ये देखो यार हमारे पास में ना एक अपने पास में एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये अपने पास में ना एक एंजाइम है एंजियोटेंसिनोजन। ये जो एंजाइम है ये अभी इनएक्टिव है, मतलब काम नहीं कर रहा। तो यार ये ना इनएक्टिव फॉर्म में है एंजियोटेंसिनोजन। अब यहाँ पे क्या होगा, इस एंजियोटेंसिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम। इसकी एक्टिव फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन 1। देखो यार हमने क्या किया, हमने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब भाई किसने किया कन्वर्ट, यही वाले एंजाइम ने, रेनिन ने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो समझ में आया रेनिन का काम क्या था। देखो यार हमने क्या काम है, हमने कहा भाई देखो हमारे पास में एक एंजाइम है एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये क्या करेगा, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में एंजियोटेंसिनोजन था, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 एक हार्मोन रिलीज़ करवा देता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवा देता है। ठीक है, अब एल्डोस्टेरोन सबसे मेन काम करेगा यार, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, यही वो काम करेगा जो हमें करना है, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर देगा। ठीक है, बस यही होता है यार अपना रास मैकेनिज़्म। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियो देख लेना। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एक बार ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के देखना, आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों मैकेनिज़्म थे ये कब काम कर रहे थे, जब हमने कम पानी पिया था।
वहीं पे अगर आपने अच्छा खासा पानी पिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी पी लिया, तो हमारे पास में एक और मैकेनिज़्म आता है जिसका नाम होता है ANF। यहाँ पे क्या होता है यार, इस मैकेनिज़्म के अंदर हमने काफ़ी अच्छे से पानी पिया हुआ है, खूब पानी पिया है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, देखो सबसे पहले एक बात समझो भाई, जब रास काम कर रहा था, रास क्या कर रहा था, पानी को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर रहा था, यानी कि बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया। अब भाई रास बहुत देर तक काम कर रहा है, पहले पानी कम था, पहले हमने पानी कम पिया, रास ने क्या किया, अब पानी को बाहर नहीं जाने दिया, फिर हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया, तो फिर ANF आएगा। ANF की फुल फॉर्म क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये ना रास के अपोजिट काम करता है। मतलब रास तो भाई पानी स्टोर कर रहा था, ठीक है, पानी को रीअब्जॉर्ब कर रहा था, वहीं पे यार अब पानी आपने अच्छे से पिया हुआ है, खूब पानी पिया, तो ANF आएगा। ANF क्या करता है यार, सिंपली जब हमने अभी मैंने आपको हार्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो अगर वो भी नहीं किए किसी ने तो कर लेना प्लीज़, देखना वो वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था भाई हमारे पास में हार्ट में एट्रिया होते थे, तो ये क्या करता है यार, एट्रिया के पास में जाके ये जो एट्रिया होते हैं वो इसको रिलीज़ कर देते हैं ANF को। अब भाई यहाँ पे क्या हो जाता है, ये वैसो डायलेशन करता है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास में ADS था वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था, ये क्या करता है, ये वैसो डायलेटर होता है, ठीक है, समझ में आया। और बेसिकली यार ये क्या कर देता है, ये इनका अपोजिट काम करता है, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होते हैं अपने 3 मैकेनिज़्म, ये दोनों काम करते हैं, ये जब हम पानी कम पीते हैं तो ये दोनों काम करते हैं, जब हम पानी अच्छे से पीते हैं तो ये काम करता है, ठीक है भाई। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है चेक ऑन रास इज मेंटेन्ड बाय, ये अपनी NCERT की लाइन है, मतलब कि रास के अपोजिट काम कौन करता है, तो मैंने बताया ANF करता है, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो भाई रास के अपोजिट काम करता है ANF, ढूंढो ANF ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। अब हमसे बोला है दी फिल्ट्रेशन स्लिट आर फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था जब मैंने आपको यूरिन फॉर्मेशन समझाया था। भाई देखो हमारे पास में क्या होता था, इस तरीके से बोमेंस कैप्सूल होता था, ये अपने पास में ग्लोमेरुलस क्या है यार, एक तरह से अपनी ब्लड वेसल ही है। तो मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताया था, ब्लड वेसल के अंदर एपिथीलियम टिश्यू होता है, और जो एपिथीलियल टिश्यू ब्लड वेसल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। और जो हमारे पास में बोमेंस कैप्सूल है वहाँ पे भी एंडोथीलियम ही होता है, लेकिन वहाँ पे जो एंडोथीलियम है वो कुछ ऐसी शेप के होते हैं, और ये ना एंडोथीलियम की ऐसी शेप हो जाती है, इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं पोडोसाइट, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो मैंने ना पोडोसाइट के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, तो इस स्पेस को हम कहते हैं स्लिट पोर, ठीक है, या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट। तो अब देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दी फिल्ट्रेशन स्लिट फॉर्म्ड बाय, हमसे कह रहा है भाई फिल्ट्रेशन स्लिट कौन बनाता है, तो हमें पता है पोडोसाइट्स के बीच में ये गैप बनता है, तो पोडोसाइट ही स्लिट ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स को बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा पोडोसाइट्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। देखो इसका आंसर होगा 2nd, पोडोसाइट्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के रिस्पेक्ट में। देखो यार सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है। देखो मैंने कल आपको नेफ्रॉन पढ़ाया था, ठीक है, मैंने कहा था भाई नेफ्रॉन कैसा होता था दिखने में, चलो दोबारा से बना के आपको दिखा देते हैं, ये ऊपर बना ही हुआ है बट दोबारा से मैंने कहा था भाई अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके था, बेकार बन रहा है मुझे पता है। देखो ये बोमेंस कैप्सूल होता है, ये PCT होता है, ये लूपोफेनली होता है, ये DCT होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, इतना पता है। हम बात कर रहे हैं यार इस लूपोफेनली की, इसको हम लूपोफेनली बोलते हैं यार। इस लूपोफेनली के बेसिस पे ना हम 2 तरह की कैटेगरीज में अपने नेफ्रॉन्स को डिवाइड करते हैं यार। हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई 2 तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अपने पास में कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो देखो भाई होता क्या है,
सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यार हम कह रहे हैं, देखो दो हमारे पास में ना दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। जिस नेफ्रॉन के अंदर अपना लूप ऑफ हेनले छोटा सा होता है, ये जो लूप ऑफ हेनले है ये छोटा सा है, इसको बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, मैंने इसको LOH लिखा है, ठीक है। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, उसको हम बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो होती है यार हमारी बॉडी के अंदर ना 85% जो नेफ्रॉन है, मतलब यार मान लो टोटल जितनी भी नेफ्रॉन है उसमें से 85% जो नेफ्रॉन है वो अपनी कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 85% होती हैं ये वाली नेफ्रॉन, ठीक है। और इनके पास में कोई भी वासा रेक्टा नहीं होती। अब भाई वासा रेक्टा क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कल। देखो यार यहाँ पे ना कुछ कैपिलरीज लिपटी होती है, तो जो कैपिलरी हमारे लूप ऑफ हेनले के पास में होती है उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। अब ये जस्टा मेडुलरी में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, लंबा सा लूप ऑफ हेनले है। और ये कितने मतलब जितनी भी हमारी नेफ्रॉन है उसमें से ये कम होती हैं, जस्टा मेडुलरी वाली कम है, ये सिर्फ 15% होती हैं। यहाँ पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, वासा रेक्टा प्रेजेंट है, यहाँ पे वासा रेक्टा एब्सेंट है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, पेंसिल क्वेश्चन में बोल रहा है कि गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो पहले तो स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, 85% होती है, और यहाँ पे वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, ये हमने पढ़ लिया। अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड सुपरफिशियली इन दी मेडुला। यहाँ पे कह रहा है कि लूप ऑफ हेनले है ना वो छोटा है, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन हमें इसे टिक नहीं करना क्योंकि हमसे तो गलत पूछ रहा है। ये बात सही है लेकिन क्वेश्चन में गलत पूछा है, तो आगे बढ़ते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन, मैंने कहा ना भाई 85% यही होती है, तो ये बात भी ठीक है, लेकिन हमें तो गलत बतानी है। यहाँ पे कह रहा है वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड, मतलब कह रहा है कि भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट है। मैंने कहा भाई वासा रेक्टा तो एब्सेंट होती है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है गलत है और हमें क्वेश्चन में गलत ही पूछी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक बार ये पढ़ लेते हैं ये वाली स्टेटमेंट। मेलफिजियन कॉर्पस्कल PCT एंड DCT ऑफ दीज नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन आउटर कॉर्टेक्स, मतलब कह रहा है कि भाई इनके जो ये पार्ट्स होते हैं ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है मैंने कहा था, ये अगर अपनी किडनी है, किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला पार्ट अपना कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज मिक्ट्यूशन। देखो इसका मतलब क्या होता है, मिक्ट्यूशन का मतलब होता है यार रिलीज ऑफ यूरिन। भाई यूरिन का पास आउट होना, इसको हम कहते हैं मिक्ट्यूशन, ठीक है। भाई इसमें होता क्या है यार, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो यार हमको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाया था ना कल, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है। लेकिन यार जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर भरने लग जाता है ना यूरिन से, भाई एक थैला है, अगर वो उस थैले के अंदर भर रही है कोई चीज़, तो फिर मान लो एक पॉलीथीन है, उसके अंदर आप भरते जा रहे हो, या फिर एक बलून है आपके पास में, उसके अंदर पानी भरते जाओगे तो वो फट नहीं जाएगा, है ना। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास में ना कुछ इस तरीके से अपना ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यार अपना यूरिन स्टोर होता है। तो यार जब ये भरने लग जाता है ना, तो यहाँ से सिग्नल जाता है अपने अपने ANS वगैरह में, तो फिर वहाँ पे से सिंपली बता रही हूँ, देखो ये ऐसे करके अपने पास में ब्लैडर भाई इतना भर चुका है, ठीक है, यूरिन से भर चुका है। अब इसने सिग्नल भेजा, तो इसको ब्रेन से भी सिग्नल आ गया कि भाई आप क्या करो, पहले इसने ये स्ट्रेच होना चालू हुआ, भाई इसके अंदर यूरिन भर रहा है, भाई इसको टेंशन होने लग गई, तो ये स्ट्रेच होना शुरू हो गया। जब ये स्ट्रेच हुआ तो सिग्नल गया ब्रेन के पास में जाके कहा कि भाई देखो ब्लैडर तो भरने लग गया है, अब क्या करें। तो फिर ब्रेन ने फिर सिग्नल भेजा, पहले इसने सिग्नल भेजा ब्रेन को कि भाई यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है, ठीक है। फिर ब्रेन ने कहा आप स्ट्रेच करना चालू कर दो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना चालू कर दो, ठीक है। फिर बस ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और यहाँ पे ना अपने पास में स्फिंक्टर होते हैं, 2 स्फिंक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, इन से इनवॉलेंट्री।
इंटरनल वाला जो स्फिंक्टर है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, वहीं पे एक और स्फिंक्टर होता है बाहर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये अपने कंट्रोल में होता है। तो भाई अब क्या होता है, देखो मैं शुरू से बता दी हूँ कहानी को। ये अपने पास में ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर यूरिन भर रहा है। जब यूरिन भरता है तो यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास में, ब्रेन के पास में जाके कहेगा भाई ब्लैडर भर रहा है। फिर ब्रेन कहता है आप क्या करो, आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना चालू कर दो। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और फिर अपना यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्ट्यूशन। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे भाई इस प्रोसेस के दौरान क्या चीज़ नहीं होती, स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये तो होता है सबसे शुरू में, यही चीज़ होएगी सबसे शुरू में, जो ब्लैडर है वो स्ट्रेच करना शुरू करेगा तभी सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास में, तो ये तो होता है। लेकिन हमसे कह रहा है क्या चीज़ नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, हाँ ये भी होता है। रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, हाँ ये चीज़ भी होती है। लास्ट बोल रहा है एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर इन द वॉल ऑफ यूरेटर, यार ये नहीं होता कुछ भी। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या चीज़ नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज़ अ वेरी हाई ऑस्मोलैरिटी विच इज़ मेंटेन्ड बाय, हमसे कह रहा है भाई देखो हमारा जो यार ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन रहती है। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म से, तो अब हमें पढ़ना है काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलो वही पढ़ते हैं इसके बारे में, एक सेकेंड रुको। देखो यार काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो हम अब पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखो यार होता क्या है, सबसे पहले तो समझो काउंटर करंट का मतलब क्या होता है। काउंटर करंट, बहुत ही बेकार राइटिंग आ रही है मुझे पता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, यार काउंटर करंट मैकेनिज्म है नाम, तो भाई इस मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझो यार, जहाँ पे भी चीज़ें अपोजिट हो रही होती है ना उसको हम क्या देते हैं काउंटर करंट, ठीक है। मान लो ऐसा है कि भाई आपकी सोच कुछ किसी अलग तरीके की है और आपकी फ्रेंड की जो सोच है वो बिल्कुल अपोजिट, या फिर कहते नहीं है कि भाई चॉइसेस अपोजिट होती हैं। मान लो आपको मीठा पसंद है, आपके फ्रेंड को लाइक तीखा पसंद है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि अपने पास में काउंटर करंट बन गया, यहाँ पे अपोजिट चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम किस बारे में कहते हैं भाई, हमारे इस चैप्टर में क्या है काउंटर करंट। देखो यार हमें पता है कि हमारे पास में लूप ऑफ हेनले होता है कुछ इस तरीके से, है ना। ये अपने पास में लूप ऑफ हेनले, मैंने आपको बताया था ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग, ये जो ऐसे है ना ऐसे फ्लो करता है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इसको हम बोलते हैं, ये ऐसे चलता है अपना, ये नीचे आ रही है साइड इसलिए हमने कह दिया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इतना क्लियर है। मैंने आपको बताया था ये वाली जो साइड होती है ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, यानी कि यहाँ से वाटर आ जा सकता है लेकिन सॉल्ट की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, और ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे समझो, ये तो थी बात लूप ऑफ हेनले की। उसी तरीके से ना हमारे पास में वासा रेक्टा भी होती है ऐसे, लेकिन यार वासा रेक्टा इससे अपोजिट है, तभी तो काउंटर करंट है। अब देखो सबसे पहला काउंटर करंट, मैं पूछती हूँ क्या यहाँ पे काउंटर करंट है। हाँ भाई है, यहाँ पे देखो यहाँ चीज़ें नीचे आ रही हैं, यहाँ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, ये दोनों इन दोनों लिम्स के अंदर काउंटर करंट चल रहा है, ये नीचे आ रही है ये ऊपर जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से वासा रेक्टा में उल्टा है, यहाँ ये जो है वो ये अपनी डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा है और ये है अपनी असेंडिंग वासा रेक्टा। मेरे को बताओ क्या इनमें काउंटर करंट है। हाँ भाई है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, देखो सब आप बताओगे, ठीक है। ये हो गया अपने पास में लूप ऑफ हेनले, और मैं ना वासा रेक्टा को कुछ इस तरीके से बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। देखो ये अपने लूप ऑफ हेनले LOH और ये वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा। मेरे को एक बात बताओ, मुझे पता है इन दोनों के अंदर तो काउंटर करंट है
और मेरे को ये भी पता है इसके और इसके अंदर भी काउंटर करंट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या लूप ऑफ हेनले और इसके अंदर काउंटर करंट है? हाँ भाई है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे चीज़ें ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे चीज़ें नीचे आ रही हैं, तो काउंटर करंट है ना? है भाई है। यहाँ पे चीज़ें नीचे आ रही हैं, यहाँ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो इनके बीच में भी काउंटर करंट है। यानी कि इसके और इसके बीच में काउंटर करंट है, इसके और इसके बीच में काउंटर करंट है, और इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। यार अब होता क्या है, देखो ये जो अपने बीच वाला स्पेस है ना, ये जो अपना बीच वाला स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल मेडुला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल मेडुला। यार मुझे पता है ये वाली जो अपनी साइड है ये हमारे सॉल्ट के लिए परमिएबल है। ठीक है, सॉल्ट कैसे? जैसे कि NaCl हो गया, तो ये सॉल्ट को आने जाने दे सकती है, ये सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ना हमारा सॉल्ट बाहर निकलने लग जाता है। एरो का ध्यान देखना, यहाँ से हमारा जो सॉल्ट है वो बाहर निकलने लग गया, यहाँ पे हमारे पास में सॉल्ट आ गया। अब ये जो वासा रेक्टा होती है ये क्या करती है, वासा रेक्टा इसी सॉल्ट को अपने अंदर ले लेती है। यही जो NaCl है इसको वासा रेक्टा ने अपने अंदर ले लिया। ठीक है, पहले सॉल्ट यहाँ से निकला, फिर ये यहाँ चला गया। अब हमें पता है वासा रेक्टा ऐसे चलती है। ठीक है, तो वासा रेक्टा ने क्या किया, इसी NaCl को यहाँ पे लेके आ गई, यहाँ पे लेके आ गई। अब क्या किया इसने, यहाँ से NaCl को बाहर निकाल दिया, वासा रेक्टा ने वापस से यहाँ पे भेज दिया। जब इसने यहाँ पे भेजा तो क्या हुआ, हमें पता है ये जो साइड है अपनी ये वाटर के लिए परमिएबल है, यहाँ पे वाटर आ जा सकता है। तो यहाँ से अब एक बात याद रखो, जो सोडियम मतलब ये जो सोडियम है और वाटर है, यानी कि जो सॉल्ट और वाटर है ना वो भाई दोस्त हैं। अब भाई आपका दोस्त कहीं पे होता है तो आप चले नहीं जाते वापस से, मतलब मान लो आप मार्केट में गए हो अपने घर वालों के साथ में, आपको अपना दोस्त दिख जाए तो आपके सामान नहीं लोगे, आप पहले अपने दोस्त से मिलने चले जाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ होती है यार, ये दोनों दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं भाई। यहाँ पे देखो ये जो था ये वाली साइड सॉल्ट के लिए परमिएबल थी, तो इसने सॉल्ट को बाहर निकाल दिया। इसने सॉल्ट को बाहर निकाला तो वासा रेक्टा ने कहा कि भाई चलो तुम्हें यहाँ से तो निकाल दिया, अब तुम मेरे घर पे आ जाओ। फिर वासा रेक्टा इसको लेके चली यहाँ पे। फिर वासा रेक्टा ने कहा भाई बहुत हो गया, अब तुम भाई मेरे घर से भी जाओ, मैं भी तुमसे तंग आ गई हूँ। तो वासा रेक्टा ने NaCl को यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, फिर भाई ये जो साइड है ये अपनी जो है वो वाटर के लिए परमिएबल है, और वाटर और NaCl दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वाटर ने कहा भाई NaCl तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल तू बाहर अकेला बैठा हुआ है, मैं भी तेरे पास में आ जाता हूँ। तो यहाँ से वाटर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से वाटर निकल के आ गया। तो अब हुआ क्या यार, यहाँ से वाटर अगर निकल गया तो बेसिकली वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई। हमने पढ़ा ना अभी रीएब्जॉर्प्शन के बारे में, तो यहाँ से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई। तो अब यूरिन कैसा बनेगा, जिसमें पानी कम हो, एक ऐसा यूरिन बनेगा जिसके अंदर पानी कम हो। अल्टीमेटली ये जो लूप ऑफ हेनले है ये DCT में खुलेगी, फिर DCT कलेक्टिंग डक्ट में। अब भाई अगर यहाँ पे पानी कम है लूप ऑफ हेनले के अंदर, तो यानी कि यूरिन के अंदर भी तो पानी कम होएगा, क्योंकि पानी तो यहाँ पे निकल गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, है ना, पानी तो अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निकल गया। तो यानी कि अब जो हमारा यूरिन है उसके अंदर पानी कम रहेगा। और जब हमारी किसी भी चीज़ के अंदर पानी कम होता है तो हम कहते हैं कंसनट्रेटेड है वो चीज़। जब पानी ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं डाइल्यूट, जब पानी कम है तो हम कहते हैं कंसनट्रेटेड। इसलिए जो हमारा यूरिन है वो कंसनट्रेटेड बनता है। तो ये होता है अपना काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मेरी डिटेल वाली वीडियो देख लेना, वरना अगर आपको सिर्फ काउंटर करेंट मैकेनिज्म समझना है तो मेरे को बता देना, मैं 10 से 15 मिनट की सिर्फ और सिर्फ काउंटर करेंट की वीडियो ले आऊँगी। या फिर आपको ऐसे किसी भी मतलब बेसिकली पर्टिकुलर किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है तो मेरे को बता दिया करो कमेंट करके। 10 मिनट की या 15 मिनट की मैं वीडियो सिर्फ उसी टॉपिक की ले आऊँगी, अच्छे से समझा दूँगी। अभी तो यार मेरे को ऑफकोर्स क्वेश्चंस भी करवाने हैं, रिवीजन चल रही है ये तो बेसिकली, तो मैं थोड़ा जल्दी तो करवाना ही पड़ेगा ना। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया। क्वेश्चन में कहा गया है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज़ अ वेरी हाई ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, विच इज़ मेंटेन्ड बाय, स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
मूवमेंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, यहाँ पे कह रहा है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से हमारा यूरिया आ जाता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। नहीं यार, ये बात तो गलत है। मूवमेंट ऑफ NaCl फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, देखो भावनाओं में नहीं बहना, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है लूप ऑफ हैनले से NaCl निकल रहा है, हाँ यही ठीक है। देखो भाई लूप ऑफ हैनले से NaCl निकलता है, लेकिन कौन से हमारे पास में ऐसे होता है ना, देखो मैंने अभी अभी बताया कि NaCl कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से NaCl निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है कि डिसेंडिंग लिम्ब में से निकल रहा है NaCl, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर बोल रहा है मूवमेंट ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस फ्रॉम PCT एंड DCT इन द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो अपना फर्स्ट ही होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने जानबूझ के गलत बताई है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था और मैं देखना चाहती थी, मतलब यार ये आपको उसकी लाइव क्लास नहीं है, लेकिन अगर जिन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी ना उनके दिमाग में एकदम से ये चीज़ क्लिक की होगी कि भाई गलत बोल रहे हैं ये, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे भी पढ़ाती हूँ इस चीज़ को, इसलिए ताकि आपको ध्यान रहे, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि देखो जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है ना वहाँ से यूरिया मूव करके आ जाता है हमारे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब देखो भाई 19th क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम जेजी सेल इज ट्रिगर्ड इन रेस्पॉन्स टू। हमसे कह रहा है भाई देखो जब रेनिन रिलीज़ होता है, रेनिन के बारे में हमने अभी पढ़ा रास में, तो भाई हमसे कह रहा है कि जब हम रेनिन रिलीज़ होता है तो वो किसके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है। बेसिकली यार इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि रेनिन कब रिलीज़ होगा, एक सेकेंड, हाँ हमसे कह रहा है भाई जो रेनिन है वो कब रिलीज़ होगा। तो हमें पता है जब ब्लड प्रेशर कम होगा, जब यार बेसिकली तो जब हम पानी कम पीते हैं तब रिलीज़ होता है, और जब हमने पानी कम पिया है तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम है, ब्लड प्रेशर है वो भी कम है, GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो भी कम है। तो यानी कि हमें पता है कब रिलीज़ होता है रेनिन, जब हमारा ये सारी चीज़ें कम होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ये सब कम होता है तो रेनिन रिलीज़ होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया है जब फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR कम होता है तब रेनिन रिलीज़ होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताई। अगर यहाँ पे यार ब्लड वॉल्यूम लिखा होता तो भी यही आंसर होता, अगर ब्लड प्रेशर लिखा होता तो भी यही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे भाई कम होना चाहिए तब। अगर लिखा होगा ना हाई ब्लड वॉल्यूम तो नहीं होगा, लेस होना चाहिए। ये सब अगर लेस लिखे हुए हैं तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू काउंटर करंट मैकेनिज्म। यहाँ पे हमसे कह रहा है ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे हम ये अपना लूप ऑफ हैनले है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, तो ये तो अपना ट्रू है, लेकिन हमसे फॉल्स पूछ रहा है, इनकरेक्ट। फिर कह रहा है देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन इफ़ लूप ऑफ हैनले इज़ एब्सेंट इन मैमेलियन नेफ्रॉन। यहाँ पे कह रहा है कि भाई कोई यूरिन ही नहीं बनेगा अगर मैमेलियन नेफ्रॉन रिमूव हो जाए। देखो भाई रिमूव अगर हम करते हैं अपने लूप ऑफ हैनले को तो यूरिन बनता तो है, लेकिन वो डाइल्यूट बनेगा, कंसनट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि लूप ऑफ हैनले का सबसे जो मेन काम है वो ये है कि कंसनट्रेटेड यूरिन को बनवाना। तो इसका ये गलत स्टेटमेंट है और गलती पूछा है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर नॉट यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या होते हैं मैंने कल बता दिया था, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अपना यूरिक एसिड होता है उसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। अब हमसे यार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पता है यार जो अपने पास में यूरिकोटैलिक होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। अब देखते हैं, देखो भाई हमसे कह रहा है कौन नहीं होते इसके एग्जाम्पल। रेप्टाइल्स और बर्ड्स तो होते हैं, लेकिन हमसे कह रहा है कौन नहीं होते। फिर कह रहा है बर्ड्स और लैंड स्नेल्स, तो ये भी होते हैं। लैंड स्नेल और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट ये भी होते हैं इसके एग्जांपल। एक्वेटिक इंसेक्ट एंड मरीन फिशेस, देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि एक्वेटिक इंसेक्ट और मरीन फिशेस इसके एग्जांपल हैं, आप बताओ होते हैं? नहीं। और हमसे यही पूछा गया है कि कौन यूरिकोटैलिक के एग्जांपल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये जो है ना, ये हमारे
अमीनोटेलिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल एंड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमसे कह रहा है भाई किस बेसिस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो पढ़ते हैं। नंबर के बेसिस पे तो कर सकते हैं। जो अपने पास में कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो 85% होते हैं, वहीं पे जो जस्टा मेडुलरी है वो 15% होते हैं। तो इस बेसिस पे तो कर सकते हैं हम डिफ्रेंशिएट। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। भाई यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस था। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले था वो शॉर्ट था, वहीं पर जस्टा मेडुलरी के अंदर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले था। तो इस बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा। इस बेसिस पे भी कर सकते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा एब्सेंट थी, वहीं पे जस्टा मेडुलरी के अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट थी। लेकिन हमसे पूछ रहा है किस बेसिस पे नहीं कर सकते यार डिफरेंशिएट। फिर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। यहाँ पे कह रहा है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट हैं यानी इस बेसिस पे। तो भाई पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज तो दोनों के पास में होती है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यही होगा। दोनों के पास में है यार पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और हमसे यही पूछा था कि किस बेसिस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम इन्हें इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हमने पढ़ा रास मैकेनिज्म में एंजियोटेंसिन, तो क्या काम कर रहा था एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन भाई एक अपने पास में पानी को जो वो था वो रीअब्जॉर्ब करवा रहा था। तो देखते हैं भाई इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे कह रहा है कि क्या चीज़ वो नहीं करवाने वाला है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर करवाता है, रिलीज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और ठीक है ये जो भी स्पेलिंग है भाई हमसे तो भूल नहीं जा रही इतनी बड़ी स्पेलिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ये लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है कि रिलीज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। हमसे कह रहा है क्या चीज़ वो नहीं करवाता है, और डी स्टेटमेंट पढ़ो डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रीनल टिश्यू। हमें पता है भाई ये तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सॉल्ट की, है ना। हमने पढ़ा कि ये वाटर और सॉल्ट की ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और यहाँ पे कह रहा है कि कम रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन। तो ये, और यहाँ पे हमसे ये बोला था कि भाई देखो एंजियोटेंसिन क्या काम नहीं करता है वो बताओ। तो ये गलत बात है, ये काम थोड़ी करता है वो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। तो भाई देखो ये थे अपने क्वेश्चंस। हमने पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लिया है अपना। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों ने छोड़ा होगा, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक छोड़ा हो ना तो बताना ज़रा कि क्या टॉपिक नहीं पढ़ाया आपको। बेसिकली एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स थे सब पढ़ाए हैं, और कुछ बातें ऐसी थी जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैंने वो भी पढ़ाई है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनसीईआरटी तो पढ़ाई है, एनसीईआरटी से अगर कोई पॉइंट अलग इम्पॉर्टेंट है तो वो भी करवाए, ठीक है। अब देखो भाई आपको करना क्या है, आपको जाके एनसीईआरटी को पढ़ना है और मुझे बताना है कि आपको समझ में आई चीज़ें या नहीं। और मेरे को यार प्लीज़ बता दो ये बात कि ये जो सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ है जो, वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। क्योंकि अगर हेल्पफुल है तो भाई और वीडियोस लाएंगे, नहीं है अगर हेल्पफुल ही नहीं है, किसी का काम ही नहीं आ रही, तो फिर वही अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करने में हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बस यही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe my YouTube channel, and also please let me know in the comment section that are you liking my videos, are you liking my content or not. Yes, thank you so much for visiting our channel and watching our videos.